वेलकम टू द सीरीज कभी कहते हैं। अब दिस डिस्कशन अबाउट अमेरिकन इलेक्शन एंड डीप स्टेट। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि डीप स्टेट क्या है, कुछ एग्जांपल्स भी देखे और वो कैसे ऑपरेट करता है। फर्दर इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स वेलकम आवर सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु वैद्य। नमस्ते सर, वेलकम बैक। नमस्ते। थैंक यू। सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि अमेरिकन इलेक्शन में इस वक्त क्या डीप स्टेट इन्वॉल्व है, क्या शुरू से ही डीप स्टेट इन्वॉल्व है, या कब ऐसा वक्त रहा है जब डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो पाया। एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू प्रेसिडेंट्स, जबकि यूएसए बना था और डीप स्टेट को बनने का टाइम ही नहीं मिला था। तो जैसे अच्छा। अमेरिकन डेमोक्रेसी के पहले एक दो दशक गए, धीरे धीरे डीप स्टेट फॉर्म होना शुरू हो गया। पहले डीप स्टेट था, लेकिन एक हम्म। प्रोटो स्टेट में था, जबकि वो फैमिलीज थी। लेकिन जो कोर पेंटागन का इंटरेस्ट और कॉरपोरेट का इंटरेस्ट और फैमिली का इंटरेस्ट और जो एकेडेमिया और इन सब का जो इंटरेस्ट है, वो जिस तरह से कोगुलेट हुआ वो नहीं। हालांकि उनके जो बहुत पहले के सीआईए डायरेक्टर थे, हम्म। और बहुत लंबे समय तक सीआईए डायरेक्टर रहे थे। मेरे ख्याल से हुवर या ऐसा कुछ उनका नाम था, जो काफी लंबे समय तक रहे थे। और उनके रहते कई प्रेसिडेंट आके चले गए थे। और लोग ये कहते थे कि हर प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करने का मटेरियल उसके पास है। और जब वो रिटायर हुए तब तक तो कोई कुछ नहीं कह सका। उसके बाद उन्होंने लिमिट ला दी टर्म के ऊपर, कि इससे ज्यादा किसी की टर्म नहीं होगी। तो एक प्रोटो स्टेट में तो चीजें चल रही थी, लेकिन इसको एक प्रॉपर डीप स्टेट कह सकते हैं आज के कंटेक्स्ट में, जिसको हम डीप स्टेट मानते हैं। उतना वेल कोऑर्डिनेटेड, उतना पावरफुल, इतना वेल ऑइल्ड और इतना परवेजिव सोसाइटी में और पूरे दुनिया में, वो यूएसए के बनने के कुछ दशकों के बाद वो शुरू हुई। और कुछ ही प्रेसिडेंट्स ऐसे आए जो डिस्पाइट द डीप स्टेट आए, या अननोन टू द डीप स्टेट आए, कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आएगा और आ गया। जिसमें कैनेडी और ट्रंप उसमें से हैं, कि जिसको डीप स्टेट को खुद को लगा नहीं था कि ये आ जाएंगे, या आएंगे तो हमसे बिल्कुल विपरीत कुछ करेंगे। जो ट्रंप का तो पता ही नहीं था, ही वाज पुट अप एज अ kind of a formality against Clinton, because the deep state made a big mistake of assessing how much people disliked the Clintons. तो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्रेसिडेंट्स, ज्यादातर प्रेसिडेंट्स तो यूएसए के मैनेज दी थी डीप स्टेट के द्वारा। जैसे रोनाल्ड रेगन कंप्लीटली मैनेज था। अब आने के बाद वो काफी पावरफुल हो गया और पार्टली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो अलग बात है। बट लार्जली ही वॉज मैनेज्ड। उनका जो आना था हॉलीवुड से पॉलिटिक्स में, वो तो पूरा मैनेज था। वैसे ही जॉर्ज बुश जूनियर तो पूरा का पूरा ही मैनेज था। सीनियर तो खुद ही डीप स्टेट का हिस्सा था। फिर जो बाइडन पूरा मैनेज था। कमला हैरिस पूरी मैनेज है। ट्रम्प पहले उनको पता ही नहीं था कि आएगा, एक फॉर्मेलिटी के रखा आ गया। तो फिर ट्रम्प के सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट टर्म के अंदर दे कुड फाइंड इनफ मटेरियल टू पार्टली मैनेज। वो आधा मैनेज हो गया। और इस बार जो आया है वो तो पूरा मैनेज्ड। इस बार तो जो कंजर्वेटिव डीप स्टेट है वो और ट्रम्प एक हो गए हैं। हम्म। और जो डीप स्टेट के अंदर जो एक फिशर आया है कंजर्वेटिव और वोक फैक्शन के बीच में, तो अब ट्रम्प खुद डीप स्टेट की तरफ आ गए। कंजर्वेटिव डीप स्टेट, रादर ये ओके। कहना चाहिए, कंजर्वेटिव डीप स्टेट ने ट्रम्प को अपना लिया है। वोक डीप स्टेट को रोल बैक करने के। रिजेक्ट। इसलिए ये जो है, ये हमेशा से एक मैनेज डेमोक्रेसी रही है। ये खाली दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ये एक मैनेज डेमोक्रेसी है, और इसीलिए इनको सब जगह पे मैनेज डेमोक्रेसी बहुत पसंद है। कि जैसे खुद है वो चाहते हैं दुनिया में सब वैसे ही हो। जैसे जापान का जो डेमोक्रेसी है पूरा मैनेज डेमोक्रेसी।
हम्म। नाम के लिए वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, अदरवाइज इट्स लार्जली एन एक्सटेंशन ऑफ यूएस पॉलिसी। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जो यूएस नहीं चाहता है। सेम इज ट्रू फॉर यूके, सेम इज ट्रू फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम इज ट्रू फॉर न्यूजीलैंड, सेम इज ट्रू फॉर कनाडा, सेम इज ट्रू फॉर मेक्सिको, सेम इज ट्रू फॉर पाकिस्तान। ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो यूएस ना चाहे। इनफैक्ट पाकिस्तान की पास्ट प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने कहा था ये, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मतलब इस पे हम्म। तो कभी को याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान में कुछ भी करने के लिए 3 ए के अप्रूवल चाहिए, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। जब तक ये 3 अप्रूव नहीं करते पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के पास्ट आईएसआई चीफ हमीद गुल ने खुद कहा है कि मैं आर्मी चीफ बनने वाला था, अमेरिका ने रोक लिया। और अमेरिका के अप्रूवल के बिना कोई पाकिस्तान का जनरल आर्मी चीफ नहीं बन सकता, हम्म। बिकॉज वो पूरा एक मैनेज्ड कंट्री है। कि पाकिस्तान को एक्चुअली आजादी मिली ही नहीं है कि अंग्रेज गए तो रानी विक्टोरिया की जगह यूएसए ने ले ली, वाइस रॉय की जगह आर्मी चीफ ने ले ली, और जो राय बहादुर हुआ करते थे उनकी जगह कोर कमांडरों ने ले ली, और थोड़े बिजनेसमैन और थोड़े फ्यूडल लॉर्ड उनको ऐड कर दिया राय बहादुर की श्रृंखला में, और ये पोजिशन चला से। रहे पाकिस्तान को। लोग तो गुलाम ही है जैसे पहले थे, जिस लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग गुलाम हैं, बिकॉज दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड कॉलोनाइजर्स। हम्म। अंग्रेज जो थे दे वर क्रूड कॉलोनाइजर्स, जबकि जो डीप स्टेट्स होते हैं आजकल के वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉलोनाइजर। कि जो कॉलोनाइज्ड है उसको पता ही नहीं होता है कि हम कॉलोनाइज्ड, उसको तो ऐसा ही लग रहा होता है कि हम फ्री सिटीजन है, कि हम तो वोट करते हैं, अपनी मर्जी से चूज करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनके ओपिनियन मैनेज हो रहे हैं, और जो चॉइस उनके सामने आ रही है वो सब मैनेज चॉइसेस हैं। और अनमैनेज कुछ इरप्ट हो जाता है तो बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, या तो उसको ऊपर भेज दिया जाता है। सो ये जो है ये डीप स्टेट अमेरिका में पहले से ही है, जैसे पाकिस्तान में भी पहले से ही है, कि कुछ प्रेसिडेंट्स को छोड़ के बाकी सब तो मैनेज्ड ही थे, और जो नहीं थे मैनेज्ड वो या तो चले गए ऊपर, या तो बीच में उनको निकाल दिया गया कुछ इम्पीचमेंट करके, या उनके पर काट दिए गए डर बता के कि वो कोऑप्ट हो गए, कि पहले न भी कोऑप्ट हो पर बीच टर्म का बीच मिड टर्म आते आते वो कोऑप्ट हो जाते। बिकॉज कोई ना कोई वीकनेस तो हर एक की होती है, परफेक्ट तो कोई नहीं है। तो अगर आपके पास पूरा इंटेलिजेंस एपरेटस है, और मीडिया का एपरेटस है, और जुडिशरी है, तो किसी की भी वीकनेस को लेके यू कैन मेक अ स्टिक टू बीट हिम विथ। परफेक्ट तो कोई हम्म। नहीं, यू कैन फाइंड ऑलवेज फाइंड द स्टिक टू बीट एनीवन विथ। हर एक की कोई ना कोई वीकनेस है। ऐसा तो है नहीं, डीप स्टेट वाले जो खुद है उनकी भी बहुत सारी वीकनेसेस है। बस ये है कि किसी और के पास वो मीडिया जुडिशरी नहीं है कि उनको बीट कर सके, तो वो भी हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज अ मैनेज डेमोक्रेसी। लेकिन एक फर्क था, डीप स्टेट 2000s तक जिस तरह से ऑपरेट करता था उसमें अ, एक कल्चरल ग्रेस था, एक कन्वेंशन को रिस्पेक्ट था, एक कम से कम शर्म थी थोड़ी उनके अंदर। इट वॉज अ democratic empire. It was never a pure democracy. It was a democratic empire, a managed democratic empire, but still it had some respect for conventions, for grace, for niceties, etiquettes, some थोड़ा protocols, एथिक्स। हम्म। ethics थोड़ा था। उसके बाद जो 2000 से 2010 तक हमने देखा, इट वॉज मोर एम्पायर विथ सम शेम। कि डेमोक्रेटिक प्रिटेंस तो छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी थोड़ा हम्म। सेंस ऑफ शेम था, कि कुछ करना था तो फिर भी फ्रीडम के नाम पे करते थे। एक प्रिटेक्स्ट तो होता था मर्यादा फ्रीडम थी। डेमोक्रेसी का। हाँ, एक प्रिटेक्स्ट होता, सबको पता था कि हॉलो प्रिटेक्स्ट है, उनको खुद को ही पता है कि कोई नहीं मान रहा है, फिर भी दे फेल्ट कि प्रिटेक्स्ट वाज नेसेसरी। अब ऐसा हो गया है कि इट इज अ कंप्लीटली शेमलेस एम्पायर। जैसे बांग्लादेश में जिस तरह से उन्होंने किया, पाकिस्तान में किया, अब एक शेमलेस एम्पायर हो गया है कि नाउ द प्रिटेक्स्ट हैज बीन ड्रॉप्ड। अब तो इट्स अ ब्लेटेंट प्ले ऑफ पावर। सो अब कुछ भी वो नहीं रहा है। तो इसलिए जो
डीप स्टेट का मैनेजमेंट है पहले से है, अभी ट्रम्प ट्रम्प भी इस बार मैनेज्ड है, पहले नहीं था, मिड टर्म में मैनेज हो गया था। और इसमें यह था कि जो वोक एजेंडा था यूएसए का, डीप स्टेट का, वो उन्होंने पहले यूएसए में फैलाया, फिर सब जगह फैलाया, और अब डीप स्टेट उसी को रोल बैक कर रहा है। तो आप देख रहे हो यूके में भी रोल बैक होगा धीरे धीरे, जर्मनी में भी रोल बैक होगा, यूएसए में भी रोल बैक शुरू होगा। सो अब वही डीप स्टेट जो अभी तक वोकिज्म फैला रहा था वही उसको रोल बैक करेगा। और यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जो डीप स्टेट के उस पार्ट के साथ हम अलाइन हो जाए कि जो वोकिज्म को रोल बैक करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट और डीप स्टेट के इंटरेस्ट यूएसए की कोइंसाइड कर इस एक पर्टिकुलर पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे जो कोइंसाइड नहीं कर रहे उसको कैसे मैनेज किया जाए वो एक बात है। तो इस तरह से ये मैनेज करते हैं। और इसका अगर आपको यूएसए में मैनेजमेंट देखना हो तो यू कैन सी, ये शुरू हुआ था ट्विटर के टेक ओवर से। हम्म। जो वोकिज्म का रोल बैक था, ट्विटर का जो टेक ओवर है, वो कभी कहते हैं कि ये टेक ओवर जो है ये सीआईए फाइनेंस्ड है, कि एलॉन मस्क को फाइनेंस सीआईए ने किया हुआ है। कि एलॉन मस्क को वैसे भी सीआईए का बहुत फाइनेंस अवेलेबल है, और ट्विटर का तो पूरा फाइनेंस वहीं से आया है। ओके। क्योंकि ट्विटर वॉज द चेंज ओवर इन ट्विटर वॉज द फर्स्ट बिग स्टेप इन द रोल बैक ऑफ द वोकिज्म। कि ओ। जब डीप स्टेट के कंजर्वेटिव पार्ट ने अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया, तो जो पहला बड़ा काम किया वो था ट्विटर का टेक ओवर। और अब धीरे धीरे आप देखोगे सभी सोशल मीडिया का धीरे धीरे एक चेंज ऑफ फ्लेवर आएगा। हम्म। सबको ट्विटर के बाद अंदर से मैसेज तो पहुंच गए होंगे अच्छी भाषा में कि सेहत के लिए अच्छा यही है कि इस तरफ रहो। सो वो तो कब का पहुंच गया होगा, और अंदर से काफी वो इन्वेस्टर लेवल पे काफी चर्न भी हो गया होगा। और जैसे अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो लीगल मेजर्स के थ्रू भी काफी लोगों को बाउंड्री के इस तरफ लाया जाएगा। तो यू विल सी हम्म। चेंज इन द फ्लेवर ऑफ सोशल मीडिया। और एक बहुत बड़ा चेंज गूगल में भी आया है, हम्म। कि गूगल भी काफी वोक हो चुका है। तो आई एम श्योर कि गूगल में भी काफी चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से ये एक होगा। और अमेरिकन एजुकेशन और जुडिशरी में भी काफी उसका इम्पैक्ट आएगा। सो इस तरह से ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये पहले से ही है, पहले से ही है, बिकॉज यूएस ऑलवेज हैज बीन बाय एंड लार्ज मैनेज्ड डेमोक्रेसी। तो अभी हम अगर करंट स्टेट में देखते हैं अमेरिकन इलेक्शंस, ट्रम्प, व्हाट इज कुकिंग? डीप स्टेट का नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा? डीप स्टेट ने ट्रम्प को लाया है सोसाइटी को डी वोक करने के लिए। जो वोक एजेंडा रोल आउट हुआ था उसको रोल बैक करने के, इसलिए पहला होगा डी इमिग्रेशन, सबको बाहर वापस भेजा जाएगा। उसके बाद हम्म। होगा लॉज आएंगे जो कि प्रो वोक लॉज को निकाल दिया जाए और प्रो कंजर्वेटिव लॉज को लाया जाए। तीसरा होगा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने पूरा कब्जा करके रखा है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वो प्रोफेसर्स हम्म। को निकाल, हम्म। और वो काफी लोग टेन्योर्ड है। अब यूएसए में जो प्रोफेसर का टेन्योर होता है, मतलब हमारी भाषा में कहते हैं परमानेंट करना। जैसे हमारे यहाँ पे होता है 1 साल का प्रोबेशन फिर परमानेंट। प्रोबेशन पे। पहले 1 साल का प्रोबेशन होता है, परमानेंट, फिर तो जब परमानेंट हो जाते हो आप तो 60 पे रिटायर हो जाते हो आप। तब तक आपको कोई निकाल नहीं सकता है, परमानेंट हो गए हो। यूएसए में सिस्टम अलग है। अच्छा। यूएसए में जो परमानेंट होना जो हम कहते हैं उसको वो लोग टेन्योर होना कहते हैं। और वहां पे ऐसा है कि टेन्योर होने के बाद रिटायरमेंट नहीं होता है, डेथ तक प्रोफेसर प्रोफेसर रहता है। चाहे वो 80 का हो जाए, 85 का हो जाए, वो जब तक वो खुद रिजाइन करके नहीं जाता है तब तक वो प्रोफेसर ही रहता है। और वहां पे कई प्रोफेसर हैं जो लेट 80s अर्ली 90s में चल के यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते तो स्टूडेंट्स को अपने घर पे बुला लेते। बट ये एक वहां का सिस्टम है कि जो टेन्योर हो गया उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो इस पे उनको कोई लॉ लाना पड़ेगा कि जो टेन्योर्ड लोग हैं उनका भी टेन्योर हटाया जा सके ऑन सम आइडियोलॉजिकल बेसिस, और फिर उनका टेन्योर हटा के उनको वहां से निकाला जा सके। उसके बाद आएगा उनका एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स। स्कूल का जो
करिकुलम कमिटी है उस पर वोक ने कब्जा करके रखा है, जिसकी वजह से उनके करिकुलम में वो जेंडर और वो सब आ गया है अर्ली एज। तो उस कमिटीज को ठीक करके पूरा करिकुलम उनको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आएगी जुडिशल, और उसके बाद आएगा कुछ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जैसे डीएसएम। जो ये वोक हम्म। लोग, उन्होंने डीएसएम को भी चेंज करने की कोशिश की। डीएसएम 5 के बाद उन्होंने नया निकाला है DSM-5 TR, टर्म रिवाइज्ड। वो जेंडर हम्म। इश्यूज को सेंसिटाइज करने के लिए उसके अंदर वोकिज्म डालने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो उसको भी डी वोक करने के लिए वो टीआर में जो आया है उसको निकालना पड़ेगा, और DSM-5 का जो ओरिजिनल सेंटिटी है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो एक डी वोक कैंपेन है पूरा 360 डिग्री अक्रॉस द सोसाइटी, और यूएसए से जो सपोर्ट जाता था ग्लोबली, जैसे हमारे यहाँ पे जो प्राइड मार्चेस होते थे, ताली जैसी फिल्में बनती थी, या जिस तरह का एक डिस्कोर्स खड़ा करने की शुरुआत की थी उन्होंने, कुछ यूनिवर्सिटीज को भी सपोर्ट किया था, वो भी धीरे धीरे रोल बैक करना पड़ेगा, द ग्लोबल फाइनेंसिंग ऑफ वोकिज्म। एंड व्हेन यू रोल बैक दैट ग्लोबल फाइनेंसिंग, वोकिज्म इन दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज ऑटोमेटिकली विल गो डाउन, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए फाइनेंस चाहिए, होगी कैसे एक्टिविटी। सो ये जो होगा ये प्राइमरी एजेंडा होगा इनका, और सबसे बड़ा एजेंडा में होगा डी इमिग्रेशन, और द मीडिया एंड द एकेडेमिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर होंगे। क्योंकि जुडिशरी तो मेरे ख्याल से लार्जली ट्रम्प ने जो किया था शायद वो और भी बढ़ाएगा जुडिशरी को प्रो कंजर्वेटिव करने के लिए, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो भी टेन्योर्ड होते हैं, वो भी लाइफ तक होते हैं, ओहो। वो रिटायर नहीं होते, वो लाइफ तक होते हैं। तो फिर अगर वो मेजोरिटी आ जाती है तो उसको एक ही तरीका है कि आप नए अपॉइंट करो कंजर्वेटिव, ताकि मेजोरिटी आपकी रहे। जरूर। सो ये उनके मेन एजेंडा में अभी होगा। डज दैट मीन दैट होल वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय डीप स्टेट? ज्यादातर वही हो रहा है जो डीप स्टेट चाहता है। लार्जली यस। एक कहावत है पुरानी कि एक ग्रेट पावर की बाउंड्री वहां पे जाके रुकती है जहां पे वो दूसरे बड़े पावर की बाउंड्री को मिलती है, कि पावर ही पावर को रोकता है, कि एक बड़ा पावर अपनी बाउंड्री एक्सटेंड करता ही जाता है, छोटे मोटे किंगडम को तो ऐसे ही वो आगे चला जाता है अपने अंदर कंट्रोल करता हुआ, जब तक कि उसको एक बड़ा पावर नहीं मिलता है जिसके साथ लड़ने की कीमत इतनी ज्यादा हो कि वो उस कीमत पे बाउंड्री बढ़ाना नहीं चाहता, तभी वो बाउंड्री रुकती है। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि अमेरिकन डीप स्टेट अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाता ही रहता है जहां तक वो एक बड़े पावर से नहीं टकराता है, जिससे टकराना इतना मुश्किल है, इतना कीमती है, इतना महंगा है कि वो टकराना नहीं चाहता। तो अगर आप देखो इस वक्त, तो इंडिया, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसे कुछ ही लोग होंगे, फ्रांस कुछ है, ऐसे हम्म। 10-15 कंट्रीज को छोड़ के बाकी लार्जली वर्ल्ड में वही हो रहा है जो वो लोग चाहते हैं। जहां पे कोई बड़ा पावर है जैसे चाइना है, या कोई बहुत ही ऑटोनॉमस पीपल और गवर्नमेंट है जैसे फ्रांस, या एक बहुत ही स्ट्रांग सिविलाइजेशनल पावर है जैसे इंडिया है, या कोई बहुत ही आइडियोलॉजिकली ड्रिवन स्टेट है जैसे ईरान है, ऐसे कुछ ही जगह होगी जहां पे बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, because of historical evolution, or because of some strong ideological affiliation, कंस्ट्रेंट। अच्छा। वो स्टेट डीप स्टेट रुक जाता है। अदरवाइज तो बाय एंड लार्ज वर्ल्ड में वही होता है जो वो चाहता है। और अगर नहीं होता है, और सपोज कोई विरोध करता है, लेकिन अगर मिलिट्रीली या सिविलाइजेशनली या इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग इंटरनल सिविल स्ट्राइफ करवा के वैसे ही उस कंट्री को खत्म कर देते हैं। जैसे सीरिया को देख लो,
कि सीरिया, डीप स्टेट सीरिया को कंट्रोल नहीं कर पाया थ्रू द गवर्नमेंट, तो उन्होंने उसके ऑपोनेंट्स खड़े करके एक सिविल वॉर करके पूरे कंट्री को ही खत्म कर दिया। वैसे ही एक होता है कि प्रिटेक्स्ट खड़ा किया इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के टाइम, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग व्हाट द डीप स्टेट वांटेड हिम टू डू, तो उसको प्रिटेक्स्ट पे खत्म कर दिया। रशिया को यूक्रेन के थ्रू खत्म कर रहे हैं, चाइना को इकोनॉमिक्स के थ्रू कर रहे हैं। तो इस तरह से डीप स्टेट का ये होता है कि अ, जो चाहते हैं बाय एंड लार्ज हो जाता है, नहीं होता है तो फिर उस कंट्री को कोई ना कोई सिविल वॉर या कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व कर लेते हैं और टर्मोइल क्रिएट कर देते हैं, और उसके थ्रू फिर अपनी मर्जी करवाने की कोशिश करते हैं। वेरी फ्यू पावर्स आर एबल टू विथस्टैंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इन दैट सेंस इंडिया कैन कॉन्ग्रेचुलेट इटसेल्फ कि डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज वी हैव बीन एबल टू विथस्टैंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हेनरी किसिंजर जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट थे, और पहले उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इट इज डेंजरस टू बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, इट्स डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट्स डेडली टू बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कि अमेरिका का दुश्मन बनना बहुत बड़ा खतरा है, और उससे 4 गुना खतरा है अमेरिका के दोस्त बनना, क्योंकि जैसे ही कोई दोस्त बनता है धीरे धीरे वो लोग उसके सिस्टम में सीप इन कर जाते हैं, और ऐसे सीप इन कर जाते हैं कि वहां पे एक डीप स्टेट खड़ा कर देते हैं जो यहाँ के डीप स्टेट का सबऑर्डिनेट होता है, कि फिर वहां पे दिखाने के लिए प्रेसिडेंट आते जाते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, लेकिन राज तो उनका ही होता है। 60-70% जो कोर गवर्नेंस है उस पर तो उनका उनका ही कंट्रोल होता है। सो इसलिए किसिंजर ने कहा था कि हमारी दुश्मनी खतरनाक है, हमारी दोस्ती और भी ज्यादा खतरनाक। सो यूक्रेन एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे दे कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ कंट्री, कि अपने जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए और अपने पैसे के लिए और अपनी आइडियोलॉजी के लिए वो 1 मिनट भी नहीं सोचते ह्यूमैनिटी के बारे में, कितने करोड़ों लोगों का, इतने करोड़ों फैमिलीज का क्या होगा, कि लाखों यंग लोग मारे जाएंगे, लाखों विडोज होंगी, करोड़ों ऑर्फन्स होंगे, करोड़ों लोगों की लाइफ 50 साल पीछे चली जाएगी, अगले 30 साल तक ऊपर नहीं आएंगे। ये जो पूरा एक मिजरी का हिमालय वो खड़ा कर रहे हैं, कंप्लीटली अवॉइडेबल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने पैसे के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, वो भी एक क्रेजी आइडियोलॉजी जिसका कोई सर पैर नहीं, और अपने जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सो ये एक सीखने की बात है कि all the countries in the world have to somehow come together against the deep state to unite themselves and save themselves, because ये ऐसी सिचुएशन है कि if we don't hang together we'll all hang separately. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे लेसन ड्रॉ करना, कि पहले इराक, फिर सीरिया, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद अभी बांग्लादेश हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया, तो उसके बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बर्मा हो। बर्मा में रजीम चेंज ऑपरेशन तो चल ही रहा है, बस कि इतना केओस नहीं हुआ है। हाफ ऑफ द बर्मा इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे डीप स्टेट बैक्ड जो एसेट्स है उनके वो कंट्रोल कर रहे हैं। यू नेवर नो व्हेन दे विल टर्न टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। सो डीप स्टेट इंडिया में कितनी डेप्थ में काम कर रहा है, बिकॉज इट इज अ वेरी फ्रूटफुल टारगेट फॉर देम। करेक्ट। तो उनका जो लॉन्ग टर्म काम है वो है कल्चरल डिस्ट्रक्शन, कि उनको पता है कि भारत की जो यूनिटी है वो सिविलाइजेशनल है, कल्चरल है। तो सबसे पहले उन्होंने कल्चरल यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना है, जो उन्होंने सक्सेसफुली पहले कर दिया, इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल कट्टर दुश्मन बना के। उसके बाद उन्होंने मिशनरी के थ्रू फॉल्ट लाइन क्रिएट की, फिर जिहादी एलिमेंट्स के थ्रू की, जो
एक संजय दीक्षित बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, पंचमक्कार। कि जो 5 डिफिकल्ट लोग हैं हमारे यहाँ पे, और राजीव मल्होत्रा ने उनकी बहुत अच्छी किताब थी ब्रेकिंग इंडिया, कि ब्रेकिंग इंडिया में कौन सा किसको किसको यूज किया जा रहा है। तो उसमें जो 5 लोगों को उन्होंने बताया था कि जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, जो जिहादीज हैं, जो मिशनरीज हैं, जो एक एनजीओ कम्युनिटी है जो यूज की जा रही है, इस तरह से 5-6 लोग कम्युनिटीज हैं जिसको जो यूज की जा रही है टू ब्रेक इंडिया। तो एक तो ये फॉल्ट लाइन क्रिएशन है, जो लॉन्ग टर्म उनका प्रोजेक्ट है कि अंदर से ही सोसाइटी को लड़ा दो फॉल्ट लाइंस क्रिएट करके। तो एक तो इनका ये प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म, जो कल्चरल डिसइंटीग्रेशन पे है। फिर दूसरा इनका है कि जो बॉर्डर स्टेट्स है उसकी डेमोग्राफी चेंज करो, कि जो भी बॉर्डर पे है बॉर्डर से शुरू करो। तो जैसा पहला उनका एक्सपेरिमेंट था केरला में, पहला तो था मेघालय में, जहां वो लोग सक्सेसफुल हो गए कि डेमोग्राफी चेंज हो गई। फिर सेकंड था बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां पे वो लोग सेमी सक्सेसफुल है। फिर हुआ केरला में कन्वर्जन के थ्रू, वो सक्सेसफुल हो गए वो लोग। फिर कश्मीर से पंडितों को निकालना, वो सक्सेसफुल हो गए वो लोग। अब पंजाब में चल रहा है क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत बड़े पैमाने पे। सो ये जो है ये उनका एक वो है। फिर है कैप्चर ऑफ द रिलीजियस बॉडीज, जैसे एनसीईआरटी है, या इस तरह के जो कोर्स बनाने वाले लोग हैं, जैसे एजुकेशन एजुकेशन। पॉलिसी के ऊपर उन्होंने बनाया राइट टू एजुकेशन। उसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि उसके अंदर बहुत सारी हिंदू स्कूल्स बंद हो गई, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर एंट्रेंस बढ़ गए लोगों की। अब ये कवि ने कहा है, मैं नहीं जानता, पर ऐसा लोग कहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है, एक शॉर्ट टर्म एजेंडा होता है। फिर शॉर्ट टर्म एजेंडा के अंदर ये होता है कि ह्यूमन राइट्स के थ्रू आर्मी को डिमोबिलाइज कर दो, इमोबिलाइज कर दो, कि आर्मी से जीत नहीं सकते तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि वो एक्ट ही ना कर पाए। तो थोड़ा भी एक्ट करे तो टूट पड़ो ह्यूमन राइट्स को लेके। और मीडिया आपके हाथ में है तो मीडिया करेगा उस चीज को, जुडिशरी में आपके लोग हैं वो करेंगे उस चीज को। तो वो भी काफी डीप कोशिश हुई थी इंडिया के अंदर, वो काफी सक्सेसफुल भी रहे। पिछले 6-7 महीने से, 1 साल से ही मैं तो कहूंगा कि ऐसा है कि वो 2-3 साल से मैक्सिमम, कि ये डर निकला है ह्यूमन राइट्स का। अदरवाइज तो आर्मी दुश्मन से ज्यादा ह्यूमन राइट्स से डर रही थी। तो ये एक होता है। फिर होता है अरेस्ट कर लो, कि जब नए वेपन से ना खरीद पाए, जैसे वेपन्स खरीदना शुरू करो मीडिया में स्कैंडल की बातें फैला दो, ताकि मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स घबरा जाए और नए वेपन खरीद ही ना पाए। कि जितने वेपन 5 साल में खरीदने थे वो 15 साल में भी नहीं खरीद पा रहे, तो आर्मी करेगी क्या वेपन्स के बिना। तो ये उनके टेक्निक्स होते हैं शॉर्ट टर्म में, कि इतना करप्शन का डर खड़ा करो कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पाए परचेज की। फिर होता है उनका टेरर को हार्बर करना, कि इंडिया के जो टेररिस्ट है उनको फ्रीडम फाइटर कह के अपने यहाँ बना देना, और फाइनेंस करना, और उसके थ्रू इंडिया को पिक प्रिक करना, जो अभी भी चल रहा है खालिस्तानी टेररिस्ट के को लेकर कनाडा और यूएस के बीच में। फिर होता है एकेडमिक सिस्टम में अपने प्यादे खड़े करना। जैसे कवि कहते हैं और काफी लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता है, पर कवि ने ऐसा कहा है कि काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें लोग कहते हैं कि दे आर प्रो यूएस डीप स्टेट, द वोक डीप स्टेट। और उसके थ्रू फाइनली जुडिशरी को कैप्चर करना, और जुडिशरी को कैप्चर करके जो अपने को चाहे वो करवा रहे, जिसको कहते हैं रूल बाय अदर मीन्स। कि आप इलेक्शन जीत के रूल नहीं कर सकते तो आप दूसरे रास्ते से रूल करते हैं, रूल बाय अदर मीन्स। कि आप मीडिया जुडिशरी के थ्रू ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हो कि वही होता है जो आप कहते हो, तो आपको सरकार में रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो हो रहा है जो आप चाहते हो। वही जो कहते हैं रूल बाय अदर मीन्स, ये भी उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और फिर लास्ट होता है लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज, के जो लीडर्स ऊपर आ रहे हैं
उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग मटेरियल इकट्ठा करना, ताकि लीडर एक लिमिट के आगे कोई डिसीजन ले ही ना पाए, और हो सके तो उन्हें वो जो कहते हैं वही करें। तो इस तरह से वो ऑपरेट करते हैं इंडिया में। हाउ कैन वी डिफीट द डीप स्टेट आइडियोलॉजी? क्या ये किया भी जा सकता है? ये एक हीरोइक एफर्ट चाहिए। ये पीसफुली और विदाउट पेइंग एनी प्राइस, विद ऑल द कंफर्ट्स गोइंग ऑन एज यूजुअल, वो नहीं किया जा सकता। सैंक्शंस भी आएंगे, खून भी बहाना पड़ेगा, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, स्कैरसिटी भी थोड़ी देनी पड़ेगी, वो सब करके ही फिर वो होगा। कि अगर हम ये कहें कि एसी चलता रहे और हम गर्म कॉफी पिए बैठ के और ये लड़ाई हो जाए, वो नहीं हो सकता। स्टालिन जितना भी बुरा हो, एक बात उसने सही कही थी। उसने ये कहा था कि मखमल के मोजे पहन के क्रांति नहीं की जा सकती। अगर क्रांति करनी है तो आपको कीचड़ में हाथ डालना पड़ेगा। उस कीचड़ में कांच के टूटे हुए कुछ टुकड़े होंगे, उसमें आपको भी लगेंगे और सामने वाले को भी लगेंगे, लेकिन उसके बिना क्रांति संभव नहीं। तो वो जिस तरह की थिंकिंग है, उसका कम से कम 25% तो हमको चाहिए होगा इस स्ट्रगल के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर आइडियोलॉजिकली जो एक विजन हम लेके चले, कोई भी विजन हो, मेरी तरफ से तो ये है कि होलिस्टिक स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसके कंपोनेंट्स जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कि एक आइडियोलॉजिकल कैंपेन रोल आउट किया जाए, जिसके कंपोनेंट्स हो सिंगुलरिज्म वर्सेस प्लुरलिज्म, स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म, कल्चरल प्लुरलिज्म, होलिस्टिक हीलिंग और ट्रू डेमोक्रेसी। और ये ग्लोबल लेवल पे एक रोल आउट किया जाए कैंपेन, तो ही ये चीज को आइडियोलॉजिकली डिफीट किया जा सकता है, और वो डुएबल है, बहुत ही डुएबल है। और इससे पहले, ये सब करने से पहले हमको एक हिंदू होलोकॉस्ट की जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको नैरेटिव में रोल आउट करना पड़े, उसके बाद ये कैंपेन करना। तो डुएबल है, आसान नहीं है, लेकिन डुएबल है। लेकिन उसके लिए एक और भी चीज चाहिए, एक आइडियोलॉजिकल लीडरशिप चाहिए। और वहां पे मैं डिस्टिंग्विश करूंगा दो तरह के लीडरों के बीच में, आइडियोलॉजिकल लीडर एंड लीडर विथ एन आइडियोलॉजी। दोनों अलग है। जैसे एब्सोल्युटली। रशिया का एग्जाम्पल लो, तो लेनिन जो था, ही वॉज आइडियोलॉजिकल लीडर। वो खुद ही विचार डेवलप कर रहा था, उसके विचार ही आइडियोलॉजी थी। तो उसको लोग इसलिए पीछे उसके थे क्योंकि वो खुद आइडियोलॉजिकल लीडर था, वो जो कहते थे वो मानते थे। तो उसको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, और उसकी बात पे लोग रैली होंगे उसकी आइडियोलॉजी को लेकर। दूसरा होता है लीडर विद एन आइडियोलॉजी, जैसे स्टालिन था। स्टालिन खुद आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं कर रहा था, वो लेनिन की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था। तो जब वेन यू आर लीडर विद एन आइडियोलॉजी, तो यू ऑलवेज नीड अ कोटरी ऑफ पीपल टू सपोर्ट यू, क्योंकि उसके सिवा तो आप राज कर ही नहीं सकते, और उस कोटरी को खुश रखना पड़ता है फिर। और आपको अच्छे बुरे सारे काम करने पड़ते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो लीडर विथ एन आइडियोलॉजी की सीवियर लिमिटेशन है। और जिस तरह का आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं, उसमें आइडियोलॉजी का लीडर चाहिए। लीडर विथ एन आइडियोलॉजी इज नॉट इनफ। और ये प्रॉब्लम हमारा इस वक्त है कि वी डोंट हैव एन आइडियोलॉजिकल लीडर, वी हैव अ लीडर विद आइडियोलॉजी। जैसे ईरान में देखो तो खोमेनी आइडियोलॉजिकल लीडर था, उसी के राइटिंग्स थे, उसी की बातें थी, वही आइडियोलॉजी में उसी में से आती थी। वो आइडियोलॉजी को क्रिएट कर रहा था। उसके बाद के सक्सेसर्स लीडर्स विद एन आइडियोलॉजी थे। तो लीडर विद एन आइडियोलॉजी को काफी कुछ वो करना पड़ेगा जो एक ऑर्डिनरी लीडर को करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे एक सिचुएशन है कि जो मोदी है, ही इज लीडर विद एन आइडियोलॉजी, इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल लीडर। वो गोलवालकर नहीं है, और हमको गोलवालकर जैसा आदमी चाहिए अभी इस आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल के लिए, जो फिलोसॉफिकली ओरिएंटेड हो, इन चीजों में इंटरेस्ट रखता हो, और इन चीजों को फाइट आउट कर सकता है आइडियोलॉजिकली वैचारिक लेवल पे। तो वी नीड एन आइडियोलॉजिकल लीडर
नॉट अ लीडर विथ एन आइडियोलॉजी। सो ये है, बट किया जा सकता है, इट्स नॉट अनडू। To manage this deep state या defeat, we need to understand कि who constitutes it. ये deep state में है कौन लोग? यस, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि जैसे उसमें था हैरी पॉटर में, वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, कि डीप स्टेट सब कहते हैं, लेकिन कोई फोटोग्राफ नहीं बताता कि कौन लोग है डीप स्टेट में। ये जरूरी है, सबसे पहले पता करो ये कौन है, और उनके फोटोग्राफ्स सबके सामने करो। जब उनके फोटोग्राफ सबके सामने आएंगे तो उनकी भी स्क्रूटनी होगी, और अपने आप ही वो आधे कंट्रोल में आ जाए। तो पहला ये है, कौन है हम जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन है हमको नहीं पता है। हमको इतना पता है कि कुछ फैमिलीज हैं, सीआईए के एक्स ऑफिशियल्स हैं, आर्मी के एक्स ऑफिशियल्स हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियंस हैं, लॉन्ग टर्म ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म थिंक टैंक के लोग हैं, साथ में बहुत बड़े जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं उनके बोर्ड के लोग हैं, हम्म। और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के बोर्ड के लोग हैं, ओनर्स हैं। उनका एग्जैक्टली फोटोग्राफ और वो एक आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं है। पब्लिश होने जरूरी है, और उनकी स्क्रूटनी उनको फॉलो करना जरूरी है, तभी ये ठीक होगा। दूसरा एलिमेंट है डी डॉलराइजेशन, वो भी इनको पार्शियली ठीक करेगा, कि डॉलर की वैल्यू जैसे जाती है वर्ल्ड मार्केट से, तो अपने आप ही वो पावरलेस उतने होते चले जाएंगे। बट कोर है उनको पब्लिक करके स्क्रूटिनाइज करना। इंडिया, भारत, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले वोकिज्म को समझ के, इसको लॉ के थ्रू इलीगल डिक्लेयर करके, एक एंटी नेशनल एक्टिविटी गिन के उसको यूएपीए में कवर कर लेना चाहिए, कि जो आइडियोलॉजी बिल्डिंग और नैरेटिव बिल्डिंग है उसको यूएपीए में कवर कर लेना चाहिए, भले ही कितनी भी आवाजें हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि जो कोर एक्टिविटी है उसको रूट में अगर आप एंटी नेशनल डिक्लेयर करके यूएपीए में कवर नहीं करोगे, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ते रहोगे, कि आप सीड को और ट्रंक को कुछ नहीं करोगे, आप डालियों से ही लड़ते रह जाओ। तो ये एक है। जो आते रहेंगे। दूसरा है हिंदू डीप स्टेट का क्रिएशन, गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के आजू बाजू। और तीसरा है जो मैंने कहा, जो विजन की मैं बात कर रहा था, उसका पब्लिक डिस्कोर्स इंडिया में, पहले हिंदू होलोकॉस्ट का, और फिर जो मैं कहता हूँ होलिस्टिक स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म एंड ऑप्टिमाइजेशन, उसका पब्लिक डिस्कोर्स। दिस कैन हेल्प अस टू प्रिपेयर एंड विन बोथ इन डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। Where social media is capturing everyone's mind, it seems very difficult. हाँ, but it can, Media and social media both. but it can be done. I have in mind something. It's rolled out that way. It can be done. डीप स्टेट पर डीप चर्चा, आशा है आप सबको पसंद आई हो। फिर मिलेंगे कुछ सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ। नमस्ते। नमस्ते।